शीना मर्डर केस में आरोपियों से करीब 30 घंटे की पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस के सामने हत्या की वजह लगभग साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी ने संपत्ति और अपने बच्चों के प्रति ईर्ष्या के कारण शीना को मार डाला। यही नहीं, वो अपने बेटे मिखाइल को भी मारने की तैयारी में थी। इंद्राणी को डर था कि वो समाज के सामने, खासकर अपने पति पीटर मुखर्जी के सामने बेनकाब हो रही है। इंद्राणी को इस बात का भी डर था कि अगर शीना की शादी पीटर के बेटे राहुल से हुई तो वो घर, जायदाद और दौलत की ताकत सब कुछ खो बैठेगी। पुलिस इस मामले में तीनों आरोपियों इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाएगी। मिखाइल ने पुलिस को बताया था कि इंद्राणी और संजीव खन्ना ने उसे भी जान से मारने की कोशिश की थी। शीना मर्डर केस के तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई पुलिस कोर्ट से जांच के लिए तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। दरअसल पुलिस इन तीनों आरोपियों को वारदात वाली जगह पर ले जाकर उनसे हत्या के दिन का खाका बनवाना चाहती है और इसीलिए रविवार को मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर को रायगढ़ के पेड़ में मौका वारदात पर ले गई थी, लेकिन भीड़ होने की वजह से घटनाक्रम दोहराया नहीं जा सका। आखिरकार दोनों आरोपियों को रात 8:30 बजे खार पुलिस स्टेशन वापस लाया गया। रायगढ़ में गणेश धेड़े नाम के एक शख्स ने जंगल में शीना के अवशेषों को सबसे पहले देखा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। मेरा नज़र अलग उधर गया थोड़ा सा, तो मेरे को एक शव मिला, दिखा, और पूरा उसके सापला था, उसके ऊपर हड्डियाँ खाली थी, चमड़ी वमड़ी कुछ नहीं थी। वो देख के मैं घबरा गया और घर पे आया और पुलिस को मैं फोन किया। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच और पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि सिद्धार्थ दास से करीब 3 साल तक इंद्राणी की शादी रही। सिद्धार्थ अभी कोलकाता में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है। सिद्धार्थ के भाई शांतनु दास ने IBN 7 से बातचीत में माना है कि शीना और मिखाइल सिद्धार्थ और इंद्राणी के ही बच्चे हैं। इंद्राणी साल 90-91 में कोलकाता आई। यहाँ लखोटिया कंप्यूटर्स में वो काम करती थी। उसने कोलकाता के क्लब सर्किल के लोगों से अपनी करीबी बढ़ाई। चाय बागान के मालिक से भी उसकी खासी नजदीकी रही। सूत्रों के मुताबिक हत्या के आरोपी पूर्व पति संजीव खन्ना से इंद्राणी की मुलाकात 1993-94 में एक क्लब में हुई थी। 1997 में उसकी बेटी विधि का जन्म हुआ, जिसे वो बेहद प्यार करती थी। संजीव खन्ना से तलाक के बाद जब बेटी विधि की कस्टडी पर दोनों में झगड़ा हुआ तो सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने खन्ना से कहा कि विधि उसकी बेटी नहीं है, चाहे तो वो DNA टेस्ट करा ले। पीटर मुखर्जी से शादी के बाद पीटर ने विधि को गोद लिया हुआ है। संजीव को जानने वालों के मुताबिक हत्या में इंद्राणी ने संजीव को इस्तेमाल किया होगा। इंद्राणी मुखर्जी की जिंदगी में सिद्धार्थ दास से पहले भी एक शख्स आया था। इंद्राणी के इस पहले प्यार को IBN 7 ने ढूंढ निकाला। UV चौधरी नाम के शख्स ने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में इंद्राणी के साथ शादी की थी। उन्होंने कहा है कि 1986 में इंद्राणी से कुछ महीनों के लिए उनका संबंध जरूर रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि इंद्राणी ने कभी भी घर में हुए यौन उत्पीड़न के बारे में उन्हें नहीं बताया। चौधरी के मुताबिक आगे की पढ़ाई के लिए इंद्राणी शिलोंग चली गई थी, जिसके बाद उनका उससे नाता नहीं रहा। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की पहली औपचारिक बैठक आज सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर होगी। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। वैसे तो बीजेपी नेताओं की अपने साझेदार दलों के नेताओं के साथ कई बार औपचारिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये पहली बार है कि सभी घटक दलों के नेता एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच रविवार को JDU, RJD, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन की पटना के मशहूर गांधी मैदान में बड़ी रैली हुई। पीएम मोदी की रैलियों के जवाब में की गई इस रैली को स्वाभिमान रैली का नाम दिया गया। पहली बार मंच पर सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वाभिमान रैली में बिहार के CM नीतीश कुमार ने PM नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। नीतीश ने काला धन का पैसा लोगों के अकाउंट में आने से लेकर उसे जुमला बताने वाले बयान पर PM मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों लिया। लोगों को लाखों नौकरियां दिए जाने के वादे पर भी नीतीश ने निशाना साधा। नीतीश ने जमीन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि जो किसान विरोधी भूमि अध्यादेश लाया गया था, आखिरकार इस सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। स्वाभिमान रैली में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी PM मोदी पर खूब हमला बोला। लालू यादव ने कहा कि मोदी राज में चांदी सोना सस्ता हो गया है, जबकि गरीबों और आम लोगों के इस्तेमाल का प्याज महंगा हो गया है। वहीं जाति कार्ड खेलते हुए लालू ने कहा
कि जब दो पिछड़े का बेटा एक हो गए तो परेशान होकर बीजेपी से जंगल राज कहने लगी। मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया, 40 रुपया किलो कर दूं, भाइयों और बहनों 80 रुपया कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी स्वाभिमान रैली के मंच से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बार बार बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, कभी बिहार की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, कभी बिहार का डीएनए खराब बताते हैं तो कभी बिहार को बीमारू बताते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अभी तक सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं किया है। जमीन बिल पर भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि आखिरकार मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति को घुटने टेकने पड़े। बीजेपी ने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की स्वाभिमान रैली को फ्लॉप करार दिया। यही नहीं, इस रैली को अपमान रैली बताया तो पप्पू यादव ने कहा कि यह अवसरवादियों की रैली थी। एक तथाकथित स्वाभिमान रैली हुई है। ये स्वाभिमान रैली नहीं थी, ये बिहार के अपमान की रैली थी। यह रैली दो अवसरवादी का, दो अहंकारियों का, दो दुष्टों का, बिहार के जेपी कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय जगदेव बाबू, चंद्रगुप्त, राजा अशोक, बाबू वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, मंडन मिश्र, चाणक्य, विक्रमशिला और नालंदा के स्वाभिमान को पैर के तले रौंदने वाली ताकतों की रैली है। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की स्वाभिमान रैली को लेकर विपक्षी दलों ने निशाना साधा। एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि ये जंगल राज का नमूना है। साथ ही पासवान ने कहा कि ये कैसी स्वाभिमान रैली है जहां नीतीश ने अपना स्वाभिमान बेचकर लालू और सोनिया से हाथ मिला लिया। वहीं बिहार के पूर्व सीएम जितिन राम मांझी ने भी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन केवल बाहर से है, अंदर में सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 11वीं बार रेडियो पर मन की बात की और इस दौरान किसानों के लिए अहम ऐलान भी किया। पीएम ने लैंड ऑर्डिनेंस पर ये कहा कि वो इसकी मियाद खत्म होने देंगे और इस बिल के 13 बिंदुओं को आज से ही लागू कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुताबिक देश भर में भूमि बिल को लेकर एक डर का माहौल बनाया गया और मैं नहीं चाहता कि देश के किसान डर के माहौल में जिए। मेरा किसान न भ्रमित होना चाहिए और भयभीत तो कतई नहीं होना चाहिए, और मैं ऐसा कोई अवसर किसी को देना नहीं चाहता हूं कि जो किसानों को भयभीत करे, किसानों को भ्रमित करे। मन की बात कार्यक्रम में भूमि अधिग्रहण बिल पर पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस ने कहा है कि हम खुश हैं, जो बिल हमने पास किया था उसे सरकार ने बरकरार रखा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार देर आई लेकिन दुरुस्त आई। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कोई यू टर्न नहीं लिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में जो 13 कानून छूट गए थे उन्हें अब शामिल किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों के लिए एक बार फिर छूट योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर केजरीवाल ने 1 घंटे से ज्यादा बिजली काटने वाली कंपनियों पर जुर्माने का भी ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर किसी इलाके में 1 घंटे से ज्यादा बिजली काटी गई तो वहां बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने छूट योजना के तहत बिजली चोरी, बढ़े हुए बिल और दूसरी समस्या से जुड़ी शिकायतों के निपटारे का भी ऐलान किया है। वन रैंक वन पेंशन पर जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जारी है। कई पूर्व सैनिक पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार देर शाम नायक हरबाल की तबीयत खराब हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। रविवार को भी एक पूर्व सैनिक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन पिछले करीब 75 दिनों से जारी है। रविवार को कुछ बाइकर्स भी जंतर मंतर पर पहुंचे और पूर्व सैनिकों की मांग को लेकर अपना समर्थन दिया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने शहरों में गरीबों को घर देने के अपने वादे के तहत देश के अलग अलग शहरों की पहचान कर ली है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 36 शहरों को चुना गया है, जबकि गुजरात के 30 शहरों में गरीबों के लिए घर बनेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के 19, झारखंड और केरल के 15 शहर, एमपी के 74 शहर, ओडिशा के 42, राजस्थान के 40 और तेलंगाना के 34 शहरों का चुनाव किया गया है। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर रखे जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिर्फ औरंगजेब रोड ही नहीं बल्कि जितने भी विदेशी हमलावरों के नाम पर देश भर में सड़कें हैं उनके भी नाम बदल देने चाहिए। वहीं एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि औरंगजेब में क्या बुराई थी, औरंगजेब ने गोलकुंडा में मस्जिद भी तोड़वाई थी।
अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक शाकिर अली ने हद पार कर दी है। शाकिर अली ने देवरिया में पुलिस चौकी फूके जाने पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। पूर्व मंत्री शाकिर अली ने देवरिया जिले के मंडुआ हिड पुलिस चौकी को भीड़ के फूके जाने के मामले में बेहद बेशर्म बयान दिया है। देवरिया में दुर्घटना के 2 युवकों के घायल होने के एक युवक की मौत के बाद कार्रवाई न होने से नाराज गांव वालों ने परसों पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस ने गांव के 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की। इसी पर शाकिर अली ने यह बयान दिया। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक सफेद रंग की मर्सिडीज कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने एक बाइक में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 24 साल का मनोज रात को लक्ष्मी नगर में काम खत्म करने के बाद बाइक से अपने घर मंडावली लौट रहा था। तभी प्रीत विहार में अज्ञात कार ने उसे पीछे से तेज टक्कर मार दी। नोएडा में अपराधियों ने रविवार को दिन दहाड़े एक कार पर गोलियां बरसाईं। हमले में कार में सवार 2 लड़कों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। घटना बीच नोएडा के एनटीपीसी चौराहे पर हुई। बाइक सवार लोगों ने i20 कार में सवार जिन लड़कों पर गोलियां बरसाईं, वो रोहतक पुलिस के इंस्पेक्टर के लड़के हैं और नोएडा में रह रहे थे। घायल लड़के का प्रकाश अस्पताल में इलाज हो रहा है। आला अफसरों ने मौके का मुआयना किया। हमले के पीछे की वजह की जाँच की जा रही है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली और उनकी पत्नी एंड्रिया के खिलाफ उन्हीं की नौकरानी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में मारपीट का केस दर्ज कराया है। कांबली की नौकरानी सोनी सफाया सिंह सरसाल के मुताबिक वो 2 सालों से उनके घर में बच्चों को संभालने का काम करती थी। सोनी का आरोप है कि उसे धमकी दी जाती थी। यही नहीं, इस दौरान उसकी पिटाई भी की गई। वहीं सोनी ने ये भी कहा कि उसे पगार नहीं मिली। विनोद कांबली ने नौकरानी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही कांबली ने मारपीट की बातों से भी इनकार किया। वहीं उन्होंने कहा कि नौकरानी उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, जिसे वो कई दशकों तक याद रखेगा। ख्वाजा ने भारत पाक सीमा के करीब मौजूद एक गाँव के दौरे के दौरान ये बात कही और उल्टा भारत पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में सरहद पर बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दावत दी है। ओबामा ने शरीफ को अक्टूबर में व्हाइट हाउस बुलाया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजन राइस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। राइस फिलहाल इस्लामाबाद दौरे पर है और नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा की ओर से उन्हें दावत दी। राइस ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से भी मुलाकात की। वो चीन के बाद पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में भारत को पहली पारी के आधार पर 111 रनों की बढ़त मिली है। मेहमान टीम के 312 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम 201 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक ईशांत शर्मा ने 5 विकेट झटके। वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर भारत ने 21 रन बनाए हैं। आज चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले टीम इंडिया की कुल बढ़त 132 रनों की हो गई है। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन आज से शुरू हो रहा है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और सेरेना विलियम्स टूर्नामेंट के पहले दिन कोर्ट पर उतरेंगे। कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम पूरा करने की कोशिश में जुटी सेरेना रूस की विटालिया से भिड़ेंगी। सेरेना की नजरें महिला एकल में 22वें ग्रैंड स्लैम पर टिकी हुई हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में हजारों लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार को खत्म करने और निष्क्रिय हो चुकी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे। शहीद चौक पर यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सैकड़ों की संख्या में गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर्स ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि नए संविधान संशोधन में इनकी भी अधिकार इनको दिया जाए। नेपाल में नए संविधान का प्रारूप तय होना है, लेकिन अभी तक इस पे आम राय नहीं बन पाई है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हजारों लोगों ने एक सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये प्रदर्शनकारी देश के प्रधानमंत्री नजीब रजाक के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सरकार ने इस प्रदर्शन को अवैध घोषित कर दिया है।
कबीर खान की फिल्म फैंटम ने 2 दिन में ही 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। पहले दिन फिल्म ने 8.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन रक्षाबंधन के मौके पर फिल्म ने 51% ज्यादा कलेक्शन 12 करोड़ 78 लाख रुपए बटोरे। 26/11 मुंबई हमलों पर बनी फैंटम में सैफ अली खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। करण जौहर जल्द ही अपनी अगली फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू की जाएगी। करण 3 साल के बाद इस फिल्म में निर्देशन में वापसी करेंगे।